Good morning, students. This is the third lecture of solid state. Till now, we have discussed about the overall lattices, primitive, body-centered, end-centered, face-centered, and different type of crystal structures. So, last class में मैंने एक क्वेश्चन दिया था. We will begin with that. क्वेश्चन ये था कि फॉर्मूला क्या होगा NaCl का. मैंने ये लिखा था क्लोराइड आयन ने FCC लिया, तो क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन कितना, तो 4, क्योंकि रैंक कितना होता है 4. क्वेश्चन का टफ पार्ट ये था कि Na प्लस का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना होगा. एक एटम तो सेंटर पे ही रखा है, वो तो कम्प्लीटली अंदर लाई करेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1. दिक्कत आ सकती थी एज में, तो एज के सेंटर पे अगर एक एटम रखा है तो उसको अगर कवर करना चाहते हो तो टोटल कितने क्यूब्स लगेंगे, आप खुद सोचो. एज के एटम को अगर कवर करना चाहते हो टोटल हमें 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी. एक्चुअल कंट्रीब्यूशन एक एटम का 1/4, टोटल 12 एजेस, 12 एटम्स, तो 12 इंटू 1/4. तो एज का कंट्रीब्यूशन 3, तो 3 + 1 4. तो Na प्लस कितने हो गए 4, और Cl माइनस कितने हो गए 4. फॉर्मूला होगा Na4Cl4. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये था कि ओवरऑल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने होंगे. ओवरऑल दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ सॉलिड स्टेट, इट्स एक्चुअली बिलोंगिंग टू द मोल कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th. वेरी बेसिक क्वेश्चन. मास आपको निकालना था यूनिट सेल का, वो आप निकाल सकते हो. 4 इंटू NaCl का मास 234 ग्राम पर मोल आ गया. मोल्स का फॉर्मूला वेट बाई मॉलिकुलर वेट. ग्राम में आपने वेट ले लिया, डिवाइडेड मॉलिकुलर वेट, ग्राम पर मोल में ले लिया. मोल्स हैं 5 मोल्स. तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हो जाएंगे, तो 5 इंटू Na, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स 5 Na. थर्ड बार पूछा था कि डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द आयंस. डेंसिटी फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो ए निकाल लीजिएगा. ए कैलकुलेट करेंगे, इट इज 5.8 इंटू 10⁻8 आ जाता है मीटर में. नैनोमीटर में 58 नैनोमीटर. डी क्या होता है A/2, तो 29 नैनोमीटर. सी पार्ट का आंसर किसी ने मुझे सही नहीं भेजा था, तो प्लीज़ आप फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी थी, कैलकुलेशन करना था. ओके. सो ओवरऑल सिमेट्री के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम में कितने लैटिसेस पॉसिबल हैं. तो क्रिस्टल सिस्टम कितने हो सकते हैं, क्यूबिक बताया था, ऑर्थोरोम्बिक बताया था, रोम्बोहेड्रल बताया था. आफ्टर दैट टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक. लैटिस प्रिमिटिव में अगर देखा जाए, मतलब क्यूबिक में, तो प्रिमिटिव FCC BCC. ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव FCC BCC और एंड सेंटर चारों पॉसिबल होते हैं. रोम्बोहेड्रल में प्रिमिटिव, टेट्रागोनल प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव, हेक्सागोनल में प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर. एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कितने लैटिस पॉसिबल है. स्टिल क्यूबिक तो आपको ध्यान होगा क्योंकि हमने 3 ही डिस्कस किए थे. हेक्सागोनल में बस एक प्रिमिटिव होता है. एड ऑन एक ऑर्थोरोम्बिक याद रखना, क्योंकि इसी में सिर्फ चारों लैटिस पॉसिबल हैं. टोटल 14 लैटिसेस होते हैं. ओके. इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए कितने लैटिस हैं ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक का, हेक्सागोनल में ही पूछा जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली मेडिकल के एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके. आगे बढ़ते हैं. हमने अभी तक बस यूनिट सेल का अरेंजमेंट देखा है. 3 डायमेंशन में कैसे होगा, तो मैंने कहा था कि सॉलिड क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम जुड़ा होता है, तो लेयर वाइज अरेंजमेंट होता है. तो लेयर अरेंजमेंट देखते हैं. लेट्स से कि ये ब्लैक कलर का एक आपका एक एटम है. एक एटम को हमने अरेंज किया, एक एक एटम को हम एक लाइन में अरेंज करते चले गए. एक लाइन बनी, उसके ऊपर फिर एक और लाइन बनी, उसके ऊपर एक और, मतलब एटम्स को स्टैक वाइज अरेंज किया. तो लेयर क्या हो गई, ये ए लेयर है. अब इसमें देखोगे कि बीच बीच में इनमें गैप्स है, जिसको हम वॉइड कहते हैं. मैंने कहा था जब पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि कुछ स्पेस खाली रह जाता है. 2 तरह के यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं. एक अपवर्ड ट्रायंगल, जिसको मैं येलो दिखा रहा हूँ, येलो येलो, अपवर्ड ट्रायंगल हो गया. एक इस टाइप का वॉइड है, दूसरा डाउनवर्ड, ब्लू ब्लू ब्लू. 2 तरह के ट्रायंगल यहाँ दिख रहे हैं आपको, अपवर्ड है, डाउनवर्ड, ब्लू. तो ये लेयर ए में 2 तरह के आपके पास वॉइड्स बने, अपवर्ड ट्रायंगल एंड लोअर. ये लेयर ए हो गया. अब मैं इस लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को अरेंज करता हूँ. उसके लिए मैंने अपवर्ड ट्रायंगल को कवर करता हुआ दूसरा लेयर बनाया. तो
वन इज ब्लू, अब वो ट्रायंगल कवर किया, येलो वाले को कवर किया, एक आइटम लगाया, दूसरा ब्लू, तीसरा ब्लू, चौथा ब्लू, फिफ्थ। मैं बस अपवर्ड ट्रायंगल को कवर कर रहा हूँ, तो लेयर आपका कंप्लीटली एक के ऊपर दूसरा ब्लू वाला लेयर बी अरेंज हो गया, दैट इज लेयर बी। ब्लैक वाला लेयर ए, ब्लू वाला लेयर बी। थर्ड हमने क्या किया, जो ब्लू के बीच में वॉइड बना उसमें ब्लैक वॉइड हम मान के चलते हैं, ये भी एक वॉइड है, लेट्स से ब्लैक वन इज ए वॉइड। इसके ऊपर एक और आइटम रखा रेड। अब ये देखोगे ना ये ब्लैक के ऊपर है ना ये ब्लू के ऊपर है, ये अलग ही स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहा है। ये जो लेयर होगी ये क्या होगी, दैट इज लेयर सी। तीन तरह के लेयर बने, सबसे नीचे आपके पास लेयर ए, फिर येलो लेयर बी, उसके ऊपर लेयर सी। तो ये लेयर जो अरेंजमेंट है ये ए बी सी लेयर की अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। ए बी सी अरेंजमेंट किसकी है, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग की अरेंजमेंट है, जो कि सिंपली आपने फेस सेंटर क्यूब में देखा है। फेस सेंटर क्यूब इज ऑल्सो क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हम ये समझना चाह रहे हैं कि हम लेयर बना रहे हैं अलग अलग आइटम को लगा के, तो तीन अलग अलग लेयर्स अगर दिखती हैं, लेयर बन कैसे रही है, तो वाइट्स के ऊपर आइटम को लगाने के बाद तीन अलग लेयर बनती है, तो उसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। दूसरी तरह के अगर देखते हैं अरेंजमेंट, उससे पहले मान लो मैंने अभी कहा कि फेस सेंटर क्यूब भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो कॉर्नर पे एक आइटम हमने ले लिया, फिर हमने एक और कॉर्नर पे आइटम ले लिया, पीछे एक आइटम ले लिया, नीचे एक आइटम ले लिया, नीचे बैक साइड में एक आइटम है, राइट साइड में एक आइटम है, एक टॉप कॉर्नर पे आइटम है। इन तीनों को जोड़ा तो कॉर्नर वाला आइटम ए बन गया, फिर बी बन गया, फिर सी बन गया। सिमिलरली दूसरा कॉर्नर आइटम, यहाँ पे भी हमने अरेंजमेंट लगाई। नाउ रेड वाले को भी देखो तो सबसे नीचे जो है उसको जो एक आइटम वो ए लेयर है, फिर दो आइटम जो है वो बी, और जहाँ तीन आइटम वो सी। तो लेयर अरेंजमेंट क्या है, ये ए बी सी लेयर अरेंजमेंट बन रहा है। सिमिलरली हम और भी बना के चेक कर सकते हैं। ओके, तो लेयर अरेंजमेंट हम ए बी सी हम बना सकते हैं, जिसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। दूसरा लेयर अरेंजमेंट हम देखते हैं। अगेन लेयर ए ब्लैक आइटम, दो वाइट्स, अपवर्ड वाला येलो और डाउनवर्ड वाला ब्लू, अपवर्ड येलो डाउनवर्ड ब्लू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर ए के ऊपर अपवर्ड ट्रायंगल को कवर करता हुआ दूसरा लेयर लगा रहा हूँ, ब्लू 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 ब्लू। अब ये जो लेयर अरेंजमेंट है, लेयर बी आपकी बन गई, ब्लैक लेयर ए, ब्लू लेयर बी। अब जो आपके पास ब्लैक है ये भी हमने वाइट्स में डाल दी। जो तीसरा आइटम हमने लगाया ब्लैक को कवर करता हुआ हमने लगा दिया। गौर से देखोगे जो तीसरा आइटम हमने लगाया वो ब्लैक के जस्ट ऊपर लग रहा है, तो ये जो आपका वॉयलेट कलर का आइटम आया ब्लैक के जस्ट ऊपर है, दूसरा भी ब्लैक के जस्ट ऊपर है। इसका मतलब लेयर ए दैट इज ब्लैक वन और ये वॉयलेट वन दोनों सेम ही है। इसका मतलब लेयर ए थी, फिर इसका लेयर बी थी, फिर लेयर ए ही आ गया, सी लेयर नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं लेयर अरेंजमेंट कैसा है, ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो लेयर ए बी ये रिपीट हो रहा है। ये जो आपका लेयर अरेंजमेंट होता है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है। पहला क्या था, पिछला हमने पढ़ा ए बी सी लेयर अरेंजमेंट, जिसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कह रहे थे, इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एटम्स को अरेंज करने के लिए वाइड्स के ऊपर बस एटम्स रखे जाते हैं और उसके बाद हम लेयर बना देते हैं। इट इज ए बी सी अगर है तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ए बी है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आता है। हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं। हेक्सागोनल प्रिमिटिव थोड़ा डिफरेंट होता है। टॉप लेयर में आपका एक हेक्सागन बना होता है, बीच में एक एटम, उसके नीचे तीन एटम, फिर उसके नीचे एक हेक्सागन और उसके बीच में भी एटम। टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने एटम हो गए, टोटल 17 एटम्स दिख रहे हैं।
अब इसमें हम कहते हैं ये जो यूनिट सेल, ये कंप्लीट यूनिट सेल हेक्सागोनल प्रिमिटिव कहलाता है। ये तीनों लेयर जो मिलके बनी है सामने दिख रही है, ये तीन अलग अलग लेयर टाइप की लग रही है। ऊपर का लेयर और नीचे की लेयर दोनों सेम है। ए, अब बीच वाली लेयर बी, नीचे वाली फिर से ए बी अरेंजमेंट दिख रहा है। ये हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ए बी ये आपका हेक्सागोनल प्रिमिटिव आएगा। अब इसमें अगर हम बात करते हैं सॉरी, लेट्स से कि हेक्सागोनल का जो एज है उसकी लेंथ ए है, हाइट जो है वो है सी, ए इज इक्वल टू 2r। ये तो हमने प्रिमिटिव में ही पढ़ लिया था सिंपल क्यूबिक में, ए इज इक्वल टू 2r। अब हम तीन आपके पास एटम्स ले रहे हैं, तीनों के सेंटर्स को जोड़ के हमने एक ट्रायंगल बनाया जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, 2r एंड 2r। अब ये तीन एटम्स है कौन से? तीन एटम हम समझना चाह रहे हैं, तो लेट्स से कि हम सबके जो मिड पॉइंट है उसको नाम देते हैं। एक को ओ दे दिया, एक को डी दे दिया, और बीच के इनका जो सेंटर है उसको बी दे दिया। तो ओ ए की जो लेंथ है वो है आर, ओके। और ए ओ बी की जो एंगल है वो होगा 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के चलते ये जो आपके पास एंगल आएगा वो एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता होगा, तो 30 डिग्री। हम सिंपल ज्योमेट्री लगाना चाह रहे हैं, तो ओ बी जो आया वो आ जाएगा 2r/√3। हमने सिंपली आपका साइन फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर दिया। तो ओ बी की जो लेंथ होगी वो बी डी के इक्वल होगी। ये जो तीन एटम पहले के थे, वो बीच वाली जो लेयर है जिसमें तीन एटम आपको दिख रहे हैं ट्रायंगल, वो तीन थे, क्योंकि ये तीनों आपस को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। अब इनके ऊपर जो फर्स्ट लेयर है, बीच में एक एटम है, वो मैंने डॉटेड ले लिया जो कि घूम रहा था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं जो बड़े सा प्रिमिटिव उसमें पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, ओ डी बी, ऊपर दे दिया हमने ई। तो जो लेंथ है आपके पास बी ई की, वो होगी सी का हाफ, c/2। बी डी हमने पहले निकाल लिया था, तो बी ई हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। 2r इज द हाइपोटेन्यूज, 2r का स्क्वायर माइनस 2r/√3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके हमने बस ये किया है कि ये पूरा ज्योमेट्री हमने पढ़ा, सो दैट कि हम जो लेंथ है c है, जो हाइट है, उसे कैलकुलेट कर सके। यहाँ से हमने c कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग सिंपली पाइथागोरस थ्योरम एंड एंगल। तो c की वैल्यू होगी 4r/√2/3। ये वैल्यू याद रख सके तो बेटर है, अदरवाइज आपको ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना होगा। इवन जेई में एक बार ये सवाल ये भी पूछा कि व्हाट इज़ द हाइट, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है, मैं इसके एक बार पूछा जा चुका है। सो ध्यान रखिए तो बेटर है, अदरवाइज आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। सी क्यों निकाला था हमने, सी का यूज़ पड़ता है, उसको समझने के लिए पहले ये आप समझो, जो कॉर्नर में एटम है इसका कंट्रीब्यूशन होगा कितना। तो मैं जैसे पहले बोलता था क्यूब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम देखते हैं कितने क्यूब से उसको कवर किया जाता है। वैसे हेक्सागोनल का कॉर्नर के एटम को कवर करने के लिए कितने एटम से ये ओवरऑल अटैच्ड है, तो हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स, इसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कितने से कवर करना होगा, तो 6 आपको SCP लग जाएंगे। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बस 1/6 ही होता है, हेक्सागोनल 6 साइड्स, दैट्स वाई। बीच वाले का कंट्रीब्यूशन, एक ये लेयर, इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे, तो दो में ये इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, तो इसका कंट्रीब्यूशन हाफ। कॉर्नर वाले का 1/6, बीच वाले का हाफ। नीचे के तीन आइटम तो कम्प्लीटली अंदर लाई करते हैं, तो इनका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन तो 3। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कॉर्नर वाले आइटम्स कितने हैं आपके पास, तो टोटल थे कॉर्नर वाले 12 इंटू 1/6, 2 आ जाएंगे। और ये ऊपर टॉप लेयर और बॉटम लेयर के सेंटर वाला वैसे 2 एटम से, तो 2 इंटू हाफ 1 आ जाएगा। अब बीच में आपके पास 3 एटम, टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने, 6। तो रैंक की अगर वैल्यू पूछी जाए SCP की, तो वैल्यू कितनी आएगी, 6। पैकिंग फ्रैक्शन,
कितना एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है, कितना अमाउंट इसमें होता है एटम्स का, कितना वॉइड्स का, उसको देखते हैं। तो इसके लिए हमने एक हेक्सागन ड्रॉ किया। तो फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है कि एटम्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, हम लिखते थे ए क्यूब। तो रैंक तो हमें पता चल गया, टोटल एटम से 6 और आपके किसी एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को निकालना इतना आसान नहीं है, तो क्या करते हैं, बेस एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देंगे तो यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे, हेक्सागन का एरिया कैसे निकाला जाता है? तो उसके लिए ये जो हेक्सागन है इसको 6 इक्वल लेटरल ट्रायंगल में हमने तोड़ दिया। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पे हम इसे तोड़ देते हैं। तो 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 ये हमने डाल दिया। तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट कितनी, इंटू सी। सी की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट किया था ज्योमेट्री से, सी की वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। फाइनली जो वैल्यू आती है इट इज इक्वल टू 0.74, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। कहाँ? फेस सेंटर क्यूब में। फेस सेंटर क्यूब का पैकिंग फ्रैक्शन और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन सब इक्वल होते हैं। यही चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमने सी कैलकुलेट किया था। मेनली आपको सी की एक वैल्यू ध्यान रखनी है और पैकिंग फ्रैक्शन आपको ध्यान रखना है। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन ओवरऑल अगर डिपेंड करता है तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, लेआउट ऑफ द ईच लेयर। सेकंड, प्लेसमेंट ऑफ वन लेयर ओवर द अदर। एक प्लेसमेंट लेयर जो बनी उसके ऊपर जो अपने पास दूसरी लेयर बनी, उन दोनों का अरेंजमेंट कैसा उस पर डिपेंड करता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ए बी टाइप है, ब्लैक वन जो दे रखा है ये हेक्सागोनल हो गया, ABC है तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गया। दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन सेम आता है 0.74, जो कि हाईएस्ट होता है किसी भी सॉलिड के लिए। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो मैंने कहा था लास्ट में टेबल ऑफ फॉर्म में से रख लेते हैं, मेन हमारा इसी से काम चल जाता है। हमें जितना मैं डिस्कस किया इससे काम हमारा चल जाएगा फॉर एटलीस्ट जी मेंस एंड द नीट एग्जाम। एडवांस में थोड़ा सा आपको एफर्ट और मारना पड़ता है। तो प्रिमिटिव का रैंक कितना, 1, पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अरेंजमेंट ए। BCC का रैंक 2, पैकिंग फ्रैक्शन 0.68, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, अरेंजमेंट AB टाइप। FCC का रैंक 4, पैकिंग फ्रैक्शन 0.74, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और अरेंजमेंट ABC जिसको हमने कहा था CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ऊपर के 3 हो गए क्यूब का, लास्ट हेक्सागोनल का भी है कि सिलेबस में, जिसे हमें डिस्कस करना है। रैंक कितना, 6, पैकिंग फ्रैक्शन 0.72 भी कैलकुलेट किया जो कि हाईएस्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और लेयर अरेंजमेंट AB। तो BCC का लेयर अरेंजमेंट और SCP का लेयर अरेंजमेंट सेम होता है। अब वो डिपेंड करता है क्यूबिक फॉर्म में बना है या हेक्सागन में। इस सॉलिड पर डिपेंड करता है कि क्यूब के फॉर्म में है या हेक्सागन के फॉर्म में, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन अगर पूछा था, ये पूछा जाएगा कि BCC का लेयर अरेंजमेंट क्या होगा या SCP का लेयर अरेंजमेंट क्या होगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन क्या बना सकता है, बिकॉज इट हैज़ टू बी गिवन। आपसे कैलकुलेशन करवाया जा सकता है, क्या बनेगा ये नहीं पूछा जाता। इस बात को आपको ध्यान रखें। ये टेबल ऑफ फॉर्म अगर आपको याद है तो आपका वेल एंड गुड काम हो जाता है। तो ओवरऑल हमने ये पढ़ा कि आपके पास कितने तरह के लैटिस बन सकते हैं। 4 हमारे सिलेबस में था, 4 हमने डिस्कस भी कर लिया। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हमें वॉइड्स भी पढ़ना, मतलब मैंने कहा था अरेंजमेंट अगर करते हो लेयर्स का तो उसके बीच में गैप्स आ जाते हैं, तो उसके चलते वॉइड्स भी बनते हैं। एटम्स तो 4 तरह से हमने डिस्कस किया, प्रिमिटिव, BCC, FCC और हेक्सागोनल। वॉइड्स भी बन सकते थे, वो भी एक लेयर अरेंजमेंट, क्योंकि सॉलिड है तो फिक्स अरेंजमेंट ही होता है। तो 2 तरह के वॉइड्स होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल, दूसरा टेट्राहेड्रल। ये आपके पास FCC में पाए जाते हैं और हेक्सागोनल दोनों में पाए जाते हैं। तो हम FCC का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास एटम्स हम रख रहे हैं, FCC मतलब कॉर्नर पे एटम्स रहते हैं और साथ ही साथ फेस पे एटम। तो मैंने कॉर्नर पे ऊपर नीचे एक एटम लगाया वाइट वाला, पीछे वाले फेस पे बीच में एक एटम, राइट वाले फेस के बीच में एक एटम, टोटल 4 एटम लगा दिए। और क्यूबिक, ये तो लेयर्स होती हैं,
दूसरा एक और क्यूब लगा। अब जो नेक्स्ट आपके पास क्यूब है उसकी बैक फेस पे भी एक एटम हमने लगा दिया और उसके पीछे भी आपके पास एक एटम हमने लगा दिया। अब देखोगे तो ये ज्योमेट्री को मैं जोड़ता हूँ, ज्योमेट्री कैसी दिख रही है? हेक्सागन की तरह दिख रही है, जो हमने पढ़ा था कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। ये ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनेगा? एक क्यूब में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ दिखेगा? तो आप सिंपली कह सकते हो एज के सेंटर के मिड में, एज का जो सेंटर है उसी में बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक पोजीशन तो ये है। दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बन सकता है? इस सेंटर कंट्रीब्यूशन 1/4 इंटू 12 12 थे, सब कंट्रीब्यूशन 1/4, 1/4 इंटू 12 3 हो गया आपके पास कंट्रीब्यूशन इस सेंटर के। इसके अलावा हम अरेंजमेंट करते बीच में, क्यूब के बीच में अगर एक एटम को रखोगे, ये भी देखो तो ये क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जहाँ मिलते हैं क्यूब में, एक इस सेंटर के मिड में और एक कहाँ मिलता है, क्यूब के बीच में। क्यूब के बीच में एक ही पोजीशन होती है, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना, 1। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हुए? टोटल कंट्रीब्यूशन जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का होगा वो होगा 4। एज का मिड पॉइंट उसका होगा 3 और सेंटर वाले का 1, तो 3 + 1 = 4। तो octahedral voids in cubic cell is 4. Number of octahedral voids in per unit cell is equal to rank of the unit cell, that is 4. टेट्राहेड्रल voids की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल voids का मतलब आपके पास जो अरेंजमेंट है FCC को हम बना लेते हैं और इनका जो सेंट्रॉइड है, 4 एटम्स का अगर सेंट्रॉइड निकालोगे तो एक कॉर्नर वाले एटम को ओरिजिन मान लेते हैं, बाकी सबको हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं a/2 a/2 0 a/2 0 a/2 0 a/2 a/2। इनके जो सेंट्रॉइड होगा उसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, इट विल बी a/4 a/4 a/4, इक्वी डिस्टेंट होगा चारों आइटम से। तो आप टोटल x y z का हाफ हाफ कर दें, a/4 आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पिंक वाला एटम है, ये जो वॉइड होता है, पिंक वाला एटम का जो वॉइड होता है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये हमने पढ़ा था, ज्योमेट्री sp3 में आता है सामने। टेट्राहेड्रल वॉइड बन के आ गया। हमने ओरिजिन दिया था कॉर्नर वाले को, एक हमने ले लिया कोऑर्डिनेट a/2 a/2 0। हमें ये भी पता है a/4 a/4। हमने x y z में आपके पास कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, a b हमने लिख दिया। इसका यूज़ करके हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो हमने कोसाइन फार्मूला का यूज़ करके जो एंगल निकला वो 109.5 किया, 109 डिग्री एंड साथ ही साथ 268 मिनट्स ये आपके पास आ जा रहा है। तो ओवरऑल ये जो एंगल है इट इज़ ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये प्रूव करता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड ही होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। तो ओवरऑल टोटल हमारे पास क्यूब को इक्वल पार्ट्स में तोड़ा जाए तो टोटल कितने क्यूब्स बन सकते हैं? मैंने वैसे ही बताया था, एक क्यूब के एटम को कॉर्नर एटम कवर करने के लिए 8 क्यूब्स लगते हैं। तो इक्वली वो 8 ओवरऑल मिनी क्यूब्स में टूट सकता है। सब के सेंटर में एक बड़े से क्यूब का अगर हम इक्वली तोड़ा जाए मिनी क्यूब्स में तो 8 मिनी क्यूब्स बनेंगे। सब के सेंटर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। टोटल 8 ऐसे क्यूब्स हैं, दिख रहा है आपको सामने, 8 हमने बनाए। इन सब के सेंटर में हम क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड डाल रहे हैं, 1 हमने डाल दिया। ऐसे 8 हैं तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 8। तो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर आपको याद है दैट इज 4, तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 8 होंगे। हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के डबल होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2 into ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दैट इज 4। FCC में 4 ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल 8। SCP में हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बस आप याद रखें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने आएंगे, 6 होंगे, टेट्राहेड्रल 12, क्योंकि डबल होता है ऑक्टाहेड्रल का। ये बात आपको भी समझ में आ रही है, क्योंकि हम ओवरऑल जो एटम्स को अरेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस तो बन ही जाएगा, तो वर्ड्स तो बन ही जाएंगे। तो SCP में
ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 6, टेट्राहेड्रल वर्ड्स 12, जबकि FCC में 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8। सो वर्ड्स का हमारे पास डिस्कशन हो गया। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपके पास ओवरऑल कहाँ पर हैं, तो क्यूब के मिड में, एज के मिड पॉइंट पे। टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमने कहा, इमेजिन करो एक क्यूब को 8 मिनी क्यूब्स में तोड़ दो, उनके बीच में जो पॉइंट होगा वो टेट्राहेड्रल वर्ड है। टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, 8, और क्यूब के टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4। तो एक होमवर्क यहाँ पे रख रहे हैं क्वेश्चन में कि 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, तो एक एज का मिड पॉइंट वो ले लो और दूसरा एज का मिड पॉइंट, डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, कॉर्नर को ऑरिजिन मान लो। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड लास्ट, एक टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि लेयर बहुत लंबी होती है। मिनिमम डिस्टेंस ये अपने में एक सवाल है। तो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखिएगा एंड वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे रेडियस इशू के बारे में बात करेंगे। ओके, वी विल स्टॉप हियर, प्लीज़ रिवाइज करें आप इसको। थैंक यू।